हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम कैसे होता है ये मैं डिस्कस करूंगा, क्या होता है ये भी डिस्कस करूंगा। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये टॉपिक इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में से लिया गया है और अगर आपने इंट्रोडक्शन के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसकी वजह से आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं पढ़ने के बाद क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मॉडल्स वगैरह क्या हैं, तो आपको इंट्रोडक्टरी सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेपर में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, जिस हिसाब से आपने अटेम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम होता क्या है? एन इक्विलिब्रियम implies such magnitudes of the variables which do not permit any departure of the economic system from a specific position। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है, इसमें ऐसा जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर ऐसा मैग्नीट्यूड होता है कि वो इस सिचुएशन को डिपार्चर मतलब शिफ्ट नहीं होने देते, वो इसी पोजीशन पे स्टक करके रहना चाहते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द अपोजिट फोर्सेज आर सो नीटली बैलेंस्ड दैट देयर इज नो टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द सिस्टम टू मूव ईदर इन वन डायरेक्शन और द अदर। तो जो भी अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं डिमांड एंड सप्लाई, वो इतनी ज़्यादा नीटली बैलेंस हो जाती हैं कि कोई भी चीज़ ऊपर या नीचे नहीं होने देना चाहती। ठीक है, दोनों के दोनों फोर्सेस सच बैलेंस में, इतने अच्छे बैलेंस में आ जाती हैं। कैसे मैं आगे बताऊंगा। तो एक डेफिनेशन लिख देते हैं, पेपर में डेफिनेशन लिखोगे तो टीचर पे काफ़ी इंप्रेशन पड़ता है। अकॉर्डिंग टू गार्डनर एक्ले, अ सिस्टम कैन बी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ऑल ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स शो नो चेंज। तो जितने भी वेरिएबल्स हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। एंड व्हेन देयर आर प्रेशर्स, अगर कोई प्रेशर आया और फोर्सेस फॉर चेंज विच विल प्रोड्यूस सब्सिक्वेंट चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ द सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स, अगर कोई प्रेशर आया, फोर्सेज आया, तो वो वैल्यूज़ उस हिसाब से चेंज हो जाएंगी कि फिर से कोई ना कोई जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम बन जाएगी। वो इक्विलिब्रियम पुराने वाला भी हो सकता है और पुराने वाले से हिल के नया इक्विलिब्रियम भी आ सकता है। तो मेन मकसद क्या है? सिस्टम के चेंज होने से बैलेंस मेंटेन रखना। ठीक है, इफ़ in a market system the price of the product is P1, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, and at this price whatever amount of it the seller want to sell is cleared by the buyers, P1 will be regarded as the equilibrium price। अगर कोई भी मार्केट है उसमें कोई भी प्राइस चल रहा है P1, ABCD कोई भी अब प्राइस चल रहा है P1, और इस प्राइस पे जो सेलर है वो सारा का सारा माल अपना बेच देता है और बायर सारा का सारा खरीद लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि P1 इक्विलिब्रियम प्राइस है। सिमिलरली if in an economic system the magnitude of investment is just equal to the amount of saving which the community has, the system will continue to remain in an unchanged position। In an equilibrium situation, the variables constituting the opposite forces have such values which tend to regard repeated टाइम आफ्टर टाइम। सिंपल वर्ड्स में अगर हमने एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर दी, उतना ही लोगों ने सेविंग भी कर दी, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हो गए, तो वो भी हम कह देंगे कि ये भी इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में अपोजिट फोर्सेज की वैल्यूज़ इस हिसाब से चेंज होती है कि टाइम टू टाइम, टाइम आफ्टर टाइम वो अपने आप को बराबर करते रहते हैं। So long as this behavior of the variables will continue, the equilibrium is not likely to be disturbed। अगर वो दोनों variables आपस में बराबर रहेंगे तब तक equilibrium disturb नहीं होगा। When a disequilibrium arise, there will arise the tendency among the variables to modify their behavior, which may either lead to the achievement of the equilibrium और अ परसिस्टेंट मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टेट ऑफ बैलेंस। तो जब भी डिसइक्विलिब्रियम आएगा, वेरिएबल्स आपस में बराबर नहीं होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? या तो वेरिएबल्स अपने आप को चेंज करेंगे और दोबारा वही सेम इक्विलिब्रियम में ले आएंगे, या फिर वेरिएबल्स अपने आप को चेंज करेंगे और एक नया लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, इसको हम टेबल एंड मतलब डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। गिवन फिगर शोज अ मार्केट इक्विलिब्रियम वेयर द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस D and S आर इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट R और एट P1 प्राइस। तो जहाँ डिमांड और सप्लाई ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, R पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया और ये जो P1 है वो इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। इफ़ द मार्केट प्राइस इज़ P0, अगर मान लो मार्केट प्राइस P0 ले लेते हैं, देयर इज़ एन एक्सेस सप्लाई गैप इक्वल टू D0S0। इस प्राइस पे भाई डिमांड तो इतनी है मगर इस प्राइस पे सप्लाई तो ज़्यादा होगी ना, तो ये क्या हो गया? एक्सेस सप्लाई। तो जब भी एक्सेस सप्लाई होगी विच कॉजेज मूवमेंट टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम प्राइस R, तो इससे क्या होगा? जब भी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड जो है वो कम हो जाएगी किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पे, तो उस सिचुएशन में प्राइसेस गिरते हैं। ठीक है, तो प्राइसेस गिरते हैं और ये एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन हो जाती है, तो प्राइसेस गिर के फिर से जो है P1 पे आ जाएंगे। समझ के बात? सिमिलरली एट P2 प्राइस देयर इज़ एन एक्सेस डिमांड गैप ऑफ दिस। अगर P2 पे देखें तो सप्लाई तो
P2S2 है और डिमांड P2D2 है, तो इस सिचुएशन में जो हमारी जो सप्लाई है वो कम रहेगी और डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रहेगी है, इस वजह से प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो इसको एक्सेस डिमांड भी कहते हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस बढ़ के दोबारा इक्विलिब्रियम में सेट हो जाएंगे। तो इसमें ये दिखाया गया है कि अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होती है एक चीज़ में तो दूसरी चीज़ उसको सेट करके दोबारा से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है। इट विल ब्रिंग अबाउट सच मॉडिफिकेशंस इन द प्लान्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दैट द इक्विलिब्रियम प्राइस इज अगेन एस्टैब्लिश्ड एट P1। तो दोबारा से प्राइस P1 या R पे पॉइंट पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। अगर ये दोबारा R पे नहीं आता तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जांपल। गिवन फिगर डिनोट्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम एट पॉइंट E वेयर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएट्स, मतलब फ्लक्चुएट्स नहीं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये सेविंग फंक्शन हो गया, ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो गया, ये E पॉइंट पे दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। इट इम्प्लाइज दैट सेविंग and investment plans of the community are quite consistent with each other and that the equilibrium level of income जो है वो इसकी जो है OY0 या Y0 लेवल पे, at Y2 level of income there is an excess demand gap equal to I2S2। तो अगर हम यहाँ पे देखें OY2 लेवल पे देखें तो इस पे जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो बराबर नहीं है और जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है और जो सेविंग्स है वो कम है। इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट है आपके पास Y2I2 और सेविंग जो है वो है S2Y2। तो इस केस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड गैप ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। विच इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ री एडजस्टमेंट बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान सो दैट देयर इज़ अ टेंडेंसी टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। तो इस डिमांड के ज़्यादा होने की वजह से जो डिमांड ज़्यादा होएगी तो फिर लोग सामान ख़रीदेंगे तो इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो चेंज होकर दोबारा से जो है ई पे ही पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्लासिकल्स भी यही कहते थे कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती रहती है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ बात करें तो यहाँ सेविंग ज़्यादा हो गई है और जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गई है, तो इस केस में जो डिमांड गैप आ जाएगा, डिमांड कम रह जाएगी तो इकॉनमी फिर से दोबारा से जो है इनिशियल लेवल पर पहुँच जाएगी, ठीक है। एट Y1 लेवल ऑफ इनकम देर इज़ एन एक्सेस सप्लाई, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी इक्वल टू S1Y1। ये जो गैप था इनमें ये वाला इतना सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी विच इनिशिएट्स कॉन्ट्रैक्शनरी मूवमेंट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट E। तो ये वापस पॉइंट E पे चला जाएगा, ठीक है। तो वही वाली बात ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट की। तो द डिस्कशन अबाउट इक्विलिब्रियम कैन बी समड अप एज अंडर, क्या होता है? नंबर 1, अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज अ स्टेट ऑफ रेस्ट वेयर फ्रॉम देर इज़ नो टेंडेंसी फॉर द सिस्टम टू डिपार्ट। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक सिस्टम ऑफ रेस्ट हो जाता है, वेरिएबल्स आपस में इस तरीके से अलाइंड हो जाते हैं कि वो रेस्ट पे चले जाते हैं और उनके अंदर कोई टेंडेंसी नहीं रहती कि वो खुद ब खुद डिपार्ट हों। सेकेंड पॉइंट, द इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड कॉरस्पॉन्ड विद द प्लान्ड वैल्यूज़। जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं और जो प्लान्ड वैल्यूज़ होती हैं, जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताई थी एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट, वो वैल्यूज़ बराबर आ जाती हैं, ठीक है। उनमें कोई चेंजेस नहीं होते, एक्चुअल और जो प्लान्ड है वो चीज़ बराबर आ जाती है। थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज अ परफेक्ट कंसिस्टेंसी ऑफ ऑल द प्लान्स। इक्विलिब्रियम जो है वो पूरे तरीके से कंसिस्टेंट रहता है, जितने भी हमारे प्लान्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। एनी साइन ऑफ कंसिस्टेंसी अमंग द प्लान्स कॉजेज अ डिसइक्विलिब्रियम। अगर कोई प्लान्ड तरीके से हमारा काम नहीं हुआ, उसमें इनकंसिस्टेंसी हुई, तो वो डिसइक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिसइक्विलिब्रियम माना जाएगा। द डिसइक्विलिब्रियम इनिशिएट्स अ रीशफलिंग, रीस्केड्यूलिंग एंड द रिवीजन ऑफ प्लान्स सो दैट द बैलेंस में अगेन बी रिस्टोर्ड। तो जब भी डिसइक्विलिब्रियम होगा तो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो अपने आप को रीशफल करेंगे, रीस्केड्यूल करेंगे, रिवाइज करेंगे अपनी वैल्यूज़ को इस हिसाब से कि जो पुराना इक्विलिब्रियम है वो रिस्टोर हो जाए, और ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। The modifications in the plans sometimes lead to persistent movement away from the equilibrium। अगर ये वेरिएबल्स मॉडिफाई होते रहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि दोबारा से वही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर दोबारा से वो इक्विलिब्रियम आ गया तो स्टेबल है, अगर दोबारा से वो इक्विलिब्रियम नहीं आया, इक्विलिब्रियम से दूर ब दूर जाता रहा, तो उसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करूंगा लैग्स इन इकोनॉमिक्स। जब भी हम इकोनॉमिक मॉडल्स पढ़ते हैं तो उसमें लैग्स होते हैं। लैग्स जैसे T-1 पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, पुराने पे डिपेंड करता है, पुराने से पुराने पे डिपेंड करता है। ये लैग्स होते क्या हैं, ये मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।